दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले पश्चिमी सिस्टम में दरार कब और कैसे पड़ी, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जो अमेरिका कल तक धमकियां दे रहा था, आज वही अपने ही दोस्तों की नजरों में क्यों कटघरे में है? क्या 500 टैरिफ सिर्फ एक बयान था या किसी बड़े पतन की शुरुआत? और अगर हमला बाहर से नहीं भीतर से हो रहा है, तो क्या यह पश्चिमी साम्राज्य के अंत की कहानी है? कल तक जो अमेरिका पूरी दुनिया को आंख दिखा रहा था, जो भारत को 500% टैरिफ की गीदड़ भभकी दे रहा था, जो चीन और रूस को धमकाने में लगा था, आज वही अमेरिका अपने ही दोस्तों के सामने कटघरे में खड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर से हो रहा है। यह वही अमेरिका है जो खुद को फ्री वर्ल्ड का लीडर कहता था, लेकिन 2026 में वही लीडर अपने ही गुट को संभालने के लिए जूझ रहा है। इतिहास गवाह है, जब कोई ताकत खुद को विकल्पहीन समझने लगती है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने मान लिया कि अब दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं। नाटो उसके लिए सुरक्षा गठबंधन नहीं रहा बल्कि आदेश देने की मशीन बन गया। यूरोप की जमीन, यूरोप के सैनिक, यूरोप का पैसा और फैसले वॉशिंगटन में। अमेरिका भूल गया कि सहयोग डर से नहीं सम्मान से चलता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुले मंच से 500% टैरिफ की धमकी दी, वह सिर्फ भारत को नहीं डरा रहे थे, वह यह दिखाना चाहते थे कि अमेरिका आज भी दुनिया का बॉस है। लेकिन भारत न झुका न डरा। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। यही अमेरिका से सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जब धमकी काम नहीं करती तो धमकी देने वाला कमजोर दिखने लगता है। फिर आया वह बयान जिसने आग में घी डाल दिया। अगर भारत साथ नहीं है तो नाटो कुछ भी नहीं है। जे भी है, यह वाक्य भारत की तारीफ नहीं था, यह यूरोप के चेहरे पर मारा गया थप्पड़ था। यूरोप ने इसे साफ शब्दों में समझा, तुम लोग हमारे लिए शून्य हो। और यही वह पल था जब पश्चिमी एकता का मुखौटा उतर गया। यूरोप पहले से ही अमेरिका की मनमानियों से तंग था। अफगानिस्तान से भागते हुए अमेरिकी सैनिक, यूक्रेन युद्ध में एक तरफा फैसले, ऊर्जा संकट में यूरोप को अकेला छोड़ देना, यह सब यूरोप के जहन में जमा हो रहा था। लेकिन अब बात सिर्फ नाराजगी की नहीं थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। यूरोप ने पहली बार सवाल पूछा, क्या हम वाकई अमेरिका के बिना कुछ नहीं है? अगर पश्चिम में किसी देश में अमेरिका को खुली चुनौती देने का साहस है तो वो फ्रांस है। फ्रांस ने इतिहास में कभी भी किसी का रिमोट कंट्रोल स्वीकार नहीं किया। चार्ल्स द गॉल की विरासत आज भी जिंदा है। 2026 में फ्रांस की संसद में पेश हुआ प्रस्ताव कोई कागज का टुकड़ा नहीं था। यह नाटो के ताबूत में ठोकी गई पहली कील थी। फ्रांस ने साफ कहा, अब फ्रांसीसी सेना वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलेगी। इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। याद रखिए, फ्रांस यूरोप की इकलौती परमाणु शक्ति है। उसके पास अपनी न्यूक्लियर ताकत है, अपनी सैन्य रणनीति है और अपनी राजनीतिक रीढ़ है। जब ऐसा देश अमेरिका को ना कहता है तो यह सिर्फ कूटनीतिक मतभेद नहीं होता, यह पूरे गठबंधन के भविष्य पर सवाल होता है। फ्रांस का संदेश साफ था, तुम सुपर पावर हो सकते हो लेकिन हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। यहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। फ्रांस अकेला नहीं था, यूरोप के भीतर कई देश चुपचाप यही सोच रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अब फ्रांस ने वो बात कह दी जो बाकी सबके मन में थी। नाटो अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रहा, वो बोझ बनता जा रहा है। ये कहानी टैंकों की नहीं है, मिसाइलों की नहीं है, ये कहानी है पैसों की, बाजारों की और उस आर्थिक ताकत की जो आज की दुनिया में किसी भी सेना से ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने हमेशा यह मानकर चलने की गलती की कि यूरोप उसकी सुरक्षा पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी यूरोप पर उतनी ही निर्भर है। यही वो सच्चाई है जो 2026 में यूरोप ने अमेरिका के सामने रख दी। फ्रांस की संसद में उठी बगावत की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन ने अपना पत्ता खोल दिया। यूरोपीय संसद के गलियारों में जो माहौल था वह सामान्य बहस का नहीं था, वह युद्ध परिषद जैसा था। यूरोपीय संसद के सदस्य, जिन्हें एमएपी कहा जाता है, पहली बार किसी एक मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट नजर आए। लेफ्ट, राइट, लिबरल, ग्रीन, सबका सुर एक था। अमेरिका अब भरोसेमंद भागीदार नहीं रहा। यह वही यूरोप है जो दशकों तक अमेरिका की हर नीति पर मुहर लगाता आया था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। यूरोपीय सांसदों ने खुले मंच से कहा, अगर अमेरिका टैरिफ, दबाव और धमकी की भाषा नहीं छोड़ेगा तो यूरोप अमेरिका के साथ सभी नई ट्रेड डील्स को फ्रीज कर देगा। यह कोई खोखली धमकी नहीं थी। यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अरबों डॉलर का व्यापार, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सब दांव पर लग सकते हैं। अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि जिसे वो जूनियर पार्टनर समझता था, वही अब उसकी नब्ज पकड़ चुका है। यूरोप जानता है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट कहां लगती है, इसलिए निशाना सीधे अमेरिकी टेक कंपनियों पर साधा गया।
गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजॉन ये सिर्फ कंपनियां नहीं है, ये अमेरिकी शक्ति के डिजिटल स्तंभ है। यूरोपीय यूनियन के पास पहले से ही सख्त डेटा प्रोटेक्शन और एंटी ट्रस्ट कानून है। अब संकेत साफ हैं, जुर्माने और सख्ती कई गुण बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक भूचाल आ जाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और यूरोप उसका सबसे बड़ा ग्राहक। यूरोप ने इशारा कर दिया कि अगर अमेरिका ने दबाव की राजनीति जारी रखी तो यूरोप वैकल्पिक हथियार सप्लायर्स की तरफ रुख करेगा। फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि एशियाई डिफेंस कंपनियां इस खाली जगह को भरने को तैयार है। यह कदम अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सीधा आर्थिक प्रहार होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को एलएनजी गैस का बड़ा सप्लायर बनकर खुद को ऊर्जा सुपर पावर साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब वही ऊर्जा रिश्ते दबाव का हथियार बनते नजर आ रहे हैं। अगर यूरोप अमेरिकी एलएनजी आयात कम करता है या वैकल्पिक स्रोत ढूंढ लेता है तो अमेरिकी एनर्जी सेक्टर को भारी झटका लगेगा। यूरोप यह संकेत दे चुका है कि वह ऊर्जा के मुद्दे पर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चौंकाया। इटली, जिसे अमेरिका और नाटो का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बयान किसी राजनयिक असहमति जैसा नहीं था, वह एक सीधी चुनौती थी। मेलोनी ने पूछा, जब अमेरिका को जरूरत होती है यूरोप खड़ा रहता है, लेकिन जब यूरोप संकट में होता है तो क्या अमेरिका उसी तरह साथ देता है? यह सवाल सिर्फ अमेरिका से नहीं था, यह नाटो की आत्मा पर सवाल था। मेलोनी का मैकडॉनल्ड्स वाला बयान मजाक नहीं था, यह अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व पर सीधा हमला था। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड चेन नहीं है, यह अमेरिकी प्रभाव, अमेरिकी बाजार और अमेरिकी जीवन शैली का प्रतीक है। मेलोनी का संदेश साफ था, अगर यूरोप चाहे तो वह अमेरिकी प्रभाव को अपने समाज से बाहर कर सकता है। इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने नाटो के लिए रणनीति के रूप से बेहद अहम है। भूमध्य सागर में अमेरिका की मौजूदगी इन्हीं ठिकानों पर टिकी है। मेलोनी के बयान के बाद पहली बार इटली में यह चर्चा खुलकर होने लगी कि क्या इन ठिकानों की शर्तों की समीक्षा होनी चाहिए। यह चर्चा ही अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। फ्रांस का सैन्य विद्रोह, यूरोप का आर्थिक युद्ध और इटली की राजनीतिक बगावत, इन तीनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर साफ है। यह कोई अस्थायी नाराजगी नहीं है, यह पश्चिमी ढांचे के भीतर गहरी दरार है। अमेरिका अब आदेश देने की स्थिति में नहीं रहा, उसे समझौते करने पड़ेंगे। वॉशिंगटन में रणनीतिकार अब यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमने बहुत आगे बढ़कर गलती कर दी? भारत को धमकाने की कोशिश, यूरोप को हल्के में लेना और नाटो को निजी जागीर समझना, इन सब ने अमेरिका को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल यह नहीं है कि नाटो कमजोर हुआ या नहीं, सवाल यह है कि यह गठबंधन किस रूप में बचेगा या बचेगा भी या नहीं। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि नाटो को बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि आंतरिक अविश्वास खा रहा है। नेटो टूटने के 3 खतरनाक परिदृश्य। पहला परिदृश्य, नाटो नाम रहेगा, आत्मा नहीं। इस स्थिति में नाटो कागज पर तो बना रहेगा, लेकिन उसके भीतर कोई वास्तविक सैन्य एकता नहीं बचेगी। यूरोपीय देश औपचारिक सदस्य रहेंगे, लेकिन फैसले अपने हिसाब से लेंगे। अमेरिका आदेश देगा, लेकिन मानेगा कोई नहीं। यह वही स्थिति होगी जैसे किसी साम्राज्य का झंडा तो लहरा रहा हो, लेकिन किले के भीतर सिपाही नहीं बचे हों। दूसरा परिदृश्य, यूरोपियन मिलिट्री ब्लॉक का जन्म। फ्रांस, जर्मनी, इटली और कुछ अन्य देश मिलकर एक स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा ढांचा खड़ा कर सकते हैं। यह नाटो के भीतर रहते हुए भी उससे अलग सोच वाला ब्लॉक होगा। इस स्थिति में अमेरिका सिर्फ एक पार्टनर रह जाएगा, नेता नहीं। तीसरा परिदृश्य, खुला विभाजन। अगर अमेरिका दबाव और धमकी की भाषा नहीं छोड़ेगा तो कुछ देश नाटो से औपचारिक रूप से दूरी बना सकते हैं। यह वही क्षण होगा जब दुनिया खुले तौर पर मानेगी कि पश्चिमी एकता का युग खत्म हो चुका है। अमेरिका इस वक्त एक साथ 2 मोर्चों पर नहीं लड़ सकता। चीन उसका असली रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, इंडो पैसिफिक, हर जगह चीन चुनौती बन चुका है। ऐसे में अमेरिका को सहयोगियों की जरूरत है, आदेश मानने वालों की नहीं। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों को ही नाराज कर लिया है। यही वो रणनीतिक भूल है जिसने वॉशिंगटन को कमजोर कर दिया है। इस पूरी उथल पुथल में भारत की स्थिति सबसे अलग है। भारत ने नाटो की राजनीति में खुद को नहीं फंसाया। उसने रूस से तेल भी लिया, पश्चिम से व्यापार भी किया और चीन के खिलाफ अपनी तैयारी भी जारी रखी। भारत ने यह दिखाया कि रणनीतिक स्वायत्तता नारा नहीं, नीति होनी चाहिए। आज अमेरिका को यह समझ आ रहा है कि चीन से मुकाबले में भारत कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। इंडो पैसिफिक में सैन्य संतुलन हो, सप्लाई चेन की सुरक्षा हो, टेक्नोलॉजी की जंग हो या समुद्री रास्तों का नियंत्रण, हर मोर्चे पर भारत वह धुरी बन चुका है जिसके बिना अमेरिकी योजनाएं कागजी साबित होंगी। लेकिन फर्क यह है
कि भारत अब 2000 के दशक वाला भारत नहीं रहा। ये वो भारत नहीं है जो दबाव में फैसले बदले, ये वो भारत नहीं है जो धमकियों से झुक जाए। भारत ने साफ कर दिया है, हम दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं। हम साझेदारी करेंगे, आदेश नहीं मानेंगे। हम अपने हित देखेंगे, किसी के एजेंडे पर नहीं चलेंगे।